नमस्कार, मैं मुनीन शर्मा, आप सबका पर्दाफाश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर बात करते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की। अमेरिका ने अब जो समुद्र में नाकाबंदी करने जा रहा है, अमेरिका का ये कहना है कि जहाज़ निकलेंगे तो होर्मुज़ से सारे निकलेंगे, वरना एक भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब अब सीधा सीधा अमेरिका चाइना को घेरना चाहता है। और इसका एक और मतलब ये भी है कि अगर चाइना गिरेगा तो ये लड़ाई में और देश भी कूदेंगे और कल को स्थितियां बहुत ख़राब होंगी। स्थितियां हमारे यहाँ भी बहुत ख़राब हो रही हैं। जो एक्सपोर्ट लोग करते थे वो फंसे हुए हैं, जो बाहर से माल आता था उसमें फंसे हुए हैं। आपने देखा होगा नोएडा में कल तमाम करीब 3000 फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने आंदोलन किया। जब माल बाहर जाएगा नहीं यहाँ से बन के और बाहर से आएगा नहीं तो पैसे ही नहीं आएंगे, सब रुक जाएगा, तो लोग तनख्वाह कहाँ से देंगे। हमारे साथ हैं अभिषेक पांडे जी। पांडे जी नमस्कार। पांडे जी, इस बारे में हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि इसका असर बहुत व्यापक पड़ेगा और अभी जो जिन स्थितियों को नहीं देख पा रहे हैं वहां भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। अब देखिए, भारत में अभी उतना नहीं दिख रहा है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, की भारत में जो स्थिरता इसीलिए है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। और सब जगह यही होता है, जब चुनाव होता है तो किसी भी देश में इन सब चीज़ों से बचा जाता है। तो 5 राज्यों में चुनाव जिस दिन खत्म होंगे, आप देखिएगा भारत में भी डीजल और पेट्रोल बहुत बहुत तेजी से बढ़ेंगे। लगभग 30% के आसपास लोग बता रहे हैं कि ग्रोथ उसमें देखी जाएगी। हालांकि वो दूर की बात है, अभी हाइपोथेटिकल है। लेकिन ये जहां से शुरू हुआ है, यानी जिस जगह से समस्या क्राइसिस शुरू हुई है, वहां पर आज भी उसका हल नहीं निकला है। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आज भी परेशान है। देखिए, पहले अमेरिका धमकी दिया कि हम खाली कराएंगे। नाटो साथ में नहीं आया, उसने कहा जो देश इस्तेमाल करते हैं वो साथ में आए। फिर कहा कि भाई हम क्यों परेशान हो, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा तो कोई तेल गैस वहां से निकलता नहीं है। फिर पीस टॉक जो है वो फेल हो गई। अब वो कह रहा है कि साहब अब हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की गार्डिंग हम करेंगे और यानी हम किसी का नहीं निकलने देंगे। अब और किसी का क्या मतलब, सीधा सबसे ज्यादा चाइना के। देखिए, उनका सीधा इशारा वही था, वहां से किसके ऑयल टैंकर निकल, सिर्फ चीन के ही निकल पा रहे हैं और कुछ और छोटे मोटे देशों के जहां उनके अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन चीन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस समय कर रहा है, उसके लिए खुला ट्रेड है। तो अमेरिका को ये खतरा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का एक इकलौता बेनिफिशियरी कौन आज के समय में? चीन है। भारत के भी आज तक सिर्फ 8 जहाज आए हैं, वो भी भारत में ईरान के विदेश जो राजदूत हैं उन्होंने ये कहा, उन्होंने बहुत प्रयास किया और ये कहा, जो एम्बेसडर है उनके, ये सरकार का नहीं लेकिन भारत की जनता हमारे साथ है, तो इसीलिए निकल पाए। तो चीन को जब फायदा मिल रहा है, तकलीफ किसको हो रही है? अगर चीन को फायदा मिल रहा है तो तकलीफ होगी अमेरिका को। अमेरिका चाहता है कि साहब इसका फायदा कैसे उठाया जाए, और उसने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की गार्डिंग करेंगे, माइंस हम हटाएंगे और हम देखेंगे कि किसी पर कोई समस्या ना हो। कुल मिलाकर के ईरान अगर उसने रोक रखा है तो इन्होंने भी कहा कि हमारे भी जो जंगी बेड़े हैं, हमारी भी मिसाइल वहां पर तैनात रहेंगी। तो एक तरीके से अमेरिका पूरी तरीके से सिर्फ चीन को जो फायदा मिल रहा है उसको रोकने के लिए, होर्मुज स्ट्रेट से जो चीन को डायरेक्ट फायदा मिल रहा है उसको रोकने के लिए अपनी शक्ति वहां पे लगा रहा है। पांडे जी, इसमें एक चीज और देखनी होगी, बहुत दिनों से हम लोग इस पर बात भी करते रहे कि अमेरिका के इलेक्शन में यहूदियों का बहुत बड़ा है। वो जिसको चाहते हैं, पैसा बहुत है ना उनके पास, तो पैसा, टेक्नोलॉजी, उसको राष्ट्रपति बनवा देते। क्या ये सब वही खेल है जिसकी वजह से ट्रम्प इजराइल से इतना दबा हुआ है, या मतलब जो इजराइल चाहता है वो ट्रम्प से करवा लेता है, इजराइल जो चाहता है वो हमारा देश भी करता है, हमारी भी कुछ मजबूरियां होंगी, वो क्या है? वो देखिए, जो मैं इधर ऑब्जर्व किया हूँ, दो तीन चीज़ें हैं, मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं। पहली बात तो अमेरिका जो सुपर पावर रहा है, हाल के दिनों में उसको इजराइल की तमाम बातों को मजबूर हो गया है मानने के लिए। लेकिन एक दूसरा पहलू ये है, दूसरा पहलू जो है कि मिडिल ईस्ट में जिस दिन ईरान न्यूक्लियर एम्पावर्ड हो गया, पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इजराइल की भी खत्म हो जाएगी। इजराइल की भी खत्म हो जाएगी। तो दोनों का लक्ष्य सेम था, इसलिए दोनों मतलब पहले भी हाथ मिलाते रहे, लेकिन दोनों ने इस बार मजबूती से हाथ मिलाया कि
कि साहब अगर मिडिल ईस्ट में आ गया, पश्चिम एशिया में ईरान आ गया, तो हम दोनों का अस्तित्व तो खतरे में आ जाएगा इस रीजन में। तो अमेरिका और इजराइल दोनों का जो लक्ष्य था और दोनों की परेशानी थी वो सेम थी। लेकिन जो आपका कहने का मतलब है, क्या कोई ऐसी फाइल अमेरिका के बड़े नेताओं की दबी हुई है इजराइल के पास? अमेरिका और इंडिया तो है, बल्कि मोसाद 50 साल आगे की योजना बना के काम करता है। हो सकता है कि मोसाद ने कुछ ऐसे चीजें इकट्ठा की हों कि अमेरिका दबाव में काम कर रहा है, लेकिन उसकी जरूरत भी ज्यादा थी और इजराइल उसका मददगार यहाँ पर हो सकता था। ये जहां तक भारत का है, भारत के सामने समस्या ये थी कि हम साहब किसको चुने और किसकी शर्त पे चुने। बस भारत यहीं पे फंस गया है। पांडे जी, इसमें मैं तो हम किसको चुने ये तो अमेरिका हमें बता रहा है, पहली बात आप समझो। और किसकी शर्त पे, वही तो मैं कह रहा हूँ, किसकी शर्त पे? हम तो अमेरिका के इतने बड़े पिछलग्गू हो गए हैं कि अमेरिका हमसे जो कहता है, हम पिछले दिनों तमाम चीजें ऐसी हुई कि उसमें अमेरिका डिक्टेट करता है और हम उस डील को फाइनल करते हैं। अब मुझे लगता है ये सही समय है, उससे बाहर निकल सकते हैं। अब ये नहीं निकल, अब तो अमेरिका की दादागिरी खत्म है। हर कोई, नाटो मना कर दिया, मित्र देशों ने मना कर दिया, जापान ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया जो हर बात मानता था उसने कहा कि भाई हम युद्ध से बाहर हैं, जब पीस टॉक हो जाएगी तब हम सोचेंगे आगे कुछ और। तो सब तो उससे किनारा कर रहे हैं। हम लोग तो भारत को भी किनारा करना चाहिए। कर लेगा भारत? हमारी करना चाहिए, फाइल होगी ना हमारी भी तो कोई ना कोई। भाई कई देशों की फाइल है, कुछ ना कुछ है। देखिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एप्स्टीन फाइल क्या है किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर धुआं उठ रहा है तो कुछ आग होगी, कहीं ना कहीं होगी। उसका रिजल्ट दिख रहा है ना भाई। या तो हम अमेरिका के दबाव में नहीं आते, हम मना कर देते साहब, हर चीज मना कर देते, टैरिफ लगाए, टीका लगाए रखो। जैसे अटल जी और इंदिरा जी और तमाम प्राइम मिनिस्टर हुए, उन्होंने नहीं मानी अमेरिका की बात। लेकिन मोदी जी नतमस्तक हुए हैं, इसका कोई तो कारण हो। देखिए कोई कारण तो जरूर होगा, हो सकता है दूरगामी विदेश नीति हो, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि आप अपने बहुत पुराने दोस्त को नहीं छोड़ना चाहिए। रूस के साथ आपने जो किया, ईरान के साथ भी आपने, ईरान के साथ जो किया गया, और अमेरिका किसी का मित्र नहीं है, वो अवॉइडेबल था, उससे बचा जा सकता था। आप नए दोस्त बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराने दोस्तों के साथ किसी नए दोस्त की शर्त पे उससे दूरी नहीं बनानी चाहिए। तो आज के समय में भी रूस मददगार है, समझ लीजिए। आज भी भारत को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट हॉर्मुज से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। नहीं तो रूस ने भी अब ये कर दिया है पंडित जी, मैं आपको बता दूं कि जिस रेट पे वो दुनिया को तेल दे रहा है, जो पहले हमें 12% डिस्काउंट सस्ता मिलता था, वो सब उसने नहीं दिया। उसने कहा भाई जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो हम भी बिजनेस करेंगे। मैं अपना नुकसान क्यों करूं? जब तुम उसके अधीन हो रहे हो तो भाई आप उसके कहने पे ही तो आप मुझसे तेल ले रहे हो। आप उसके कहने पे आप बिना अमेरिका के कहे तेल लेते तो हो सकता है कोई दूसरी शर्त होती, लेकिन उसने कहा मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा, आप 1 महीने के तेल ले लीजिए। तो उसने भी अपनी कंडीशन लगा दी कि भाई मैं भी अब जो है जो रेट है इंटरनेशनल उसी पर। आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, अभी भारत में नहीं, भारत में ऐसे चुनाव चलते रहे तो ठीक है, लोगों की दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन ये चुनाव खत्म होगा, आप देखिएगा अगले दिन जो यहाँ की ऑयल कंपनीज हैं, 1600 करोड़ रुपया हर दिन का घाटा हो रहा है उनको। लेकिन वाइसा वर्षा जब क्रूड ऑयल 50-60 डॉलर पे रहता है तब तो उन्होंने खूब मुनाफा कमाया, तो उनको कोई मतलब नहीं, तो कोई फर्क नहीं। तो इस पे तो श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि साहब आपने जब ये रेट था और इतने लंबे समय तक आपने इतना मुनाफा कमाया, आपने जनता को कौन सा फायदा दिया? अरे तो साहब कुछ दिन जब क्राइसिस है तो आप भी सह लीजिए, सरकार कुछ नई नीतियां बनाए, देश की जनता को राहत देने के लिए कुछ नई चीजें लाए। जी आपको क्या लगता है कि 85 करोड़ लोगों को जो सरकार अनाज दे रही है, इसको बंद नहीं कर देना चाहिए? एब्सोल्युटली, आर्थिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा बोझ है, एब्सोल्युटली बंद होना चाहिए। फ्री बीज को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सबसे पहले शब्द उन्होंने कहा, ये बंद होना चाहिए रेवड़ी। लेकिन वही बड़ा, लेकिन समस्या देखिए, मैं कह तो रहा हूं कि जो एक्चुअल बेनिफिशियरी हैं उनको घर तक ले जाके दीजिए, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जो ये राशन बांटा जा रहा है, आप सर्वे करा लीजिए, सही रिपोर्ट सामने लाइए, ये क्या क्या हो रहा है आपको ही पता है, गांव में क्या चल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है और इसी राशन को लोग बेच रहे हैं, दारू पी रहे हैं, हाँ शराब पी रहे हैं और सब्जी ला रहे हैं, काम नहीं कर। तो ये फ्री, भाई कोविड काल में समस्या थी, अब तो नहीं आपने दिया, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जब इससे वोट मिलने लगा तो समस्या तो यही हो गई कि अब इसको वापस कैसे लें। और आप समझिए अभी असली चीज तो यह है, आने वाली सरकारों के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी बतौर अर्थव्यवस्था कि साहब इससे धीरे से पीछे कैसे हटे। और दूसरी क्योंकि सबको लत लग गई है मुफ्त का राशन पाने की। पांडे जी इसमें दूसरी बात और है गौर करने की
कि 85 करोड़ लोगों का डेटा सरकार के पास आ गया है कि उनकी स्थिति क्या है, वो हमारे राशन पे जिंदा है, हम बहन बिटिया या किसी योजना के नाम पे इलेक्शन में जो भी क्षेत्रीय जिसकी भी सरकार होती है वो कुछ पैसे दे देती है तो वहां से वोट आ जाता है। तो ये जो डेटा सरकार के पास आ गया ना, ये पूरा डेटा कलेक्टिव। राहुल गांधी इस बात का जिक्र हमेशा करते हैं। राहुल गांधी तो हमेशा कहते हैं कि भाई सरकार के पास आंकड़े आ चुके हैं, हर चीज के आंकड़े आ चुके हैं, किसके घर में क्या है ये तक पता है। लेकिन राहुल गांधी इसमें एक चीज और कहते हैं कि चाइना का सारा डेटा चाइना के पास, रशिया का सारा डेटा रशिया के पास, और इंग्लैंड का सारा डेटा इंग्लैंड के पास है, अमेरिका का सारा डेटा अमेरिका, हमारा सारा डेटा अमेरिका के पास है। जो आप पे एसएमएस तक आता है वो भी अमेरिका के डाटा में है। तो मतलब हम तो एक तरीके से जिस दिन अमेरिका हिंदुस्तान के किसी भी आदमी का, महत्वपूर्ण आदमी का, चलिए वो तो खैर वो लोग शायद हम लोगों के आम आदमियों की तरह उनके यहाँ तो ये पैसे और ये सब ट्रांजेक्शन नहीं होता होगा फोन से, बड़े लोग हैं लेकिन फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेट का जो भी आदमी इस्तेमाल कर रहा है उसका डेटा अमेरिका के पास है। और ये रूस और चीन, इनके पास अपना सर्वर, अपना सर्च इंजन और अपना कंप्यूटर एल्गोरिथम है, अपने हिसाब से वो अपने देश की सुरक्षा को उन्होंने मेंटेन किया। जो अभी सुप्रीम लीडर मारा गया ईरान का, अली खामनेई, वहां से एक एसएमएस ही तो गया, एक्यूरेट लोकेशन पता चल गई। वेनेजुला के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम में किस कमरे में है जाके वहां से उठा लिया। तो ये सब डेटा का खेल है। तो हमारी आपकी हर चीज अमेरिका के हाथ में है। तो भाई ये बताइए, कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट पे चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की है? वहां पे एक बटन अगर दबाया, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, मतलब बनाया होगा ही होगा, पायरेटेड बहुत लोग चलाते हैं, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अगर चाहे तो कंट्रोल कर सकता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले यूरोप में, पूरा यूरोप लगभग शटडाउन में चला गया था, तमाम एयरलाइंस बैठ गई वहां पे, वहां कुछ ऐसा ही खेल हुआ था थोड़े समय के लिए। तो भारत में भी अगर किसी दिन कोई स्पाईवेयर ऐसा कुछ आया, अरे वो कंपनी अगर चाह लेगी, जिसने उसका मदरबोर्ड बनाया उसने कुछ ना कुछ तो अपना उसमें एक्सेस रखा ही होगा, वो जिस दिन वहां से क्लिक करेगी। आप ये बताइए, हमारा आपका जीमेल अकाउंट बंद हो जाए तो हमारा कोई फोन काम करेगा? नहीं, सब तो उसी से कनेक्ट है, बैंक बंद हो सारा डेटा, सारा सब कुछ जो आप कर रहे हैं सब मोबाइल में, और सब आपके गूगल अकाउंट से है। गूगल कहाँ की कंपनी है बताइए, सबको पता है। तो ये दिक्कत है। देखिए, बहुत सालों से मांग हो रही थी कि भारत जो कि एशिया में और दुनिया में एक बड़ी शक्ति है, साउथ एशिया में भारत की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए इनका अपना एक अपना एल्गोरिदम होना चाहिए, अपना एक्सेस इंजन होना चाहिए। भाई जो हम जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा नहीं है। आप जहां सड़क पर जाते हैं जीपीएस जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अपना नहीं है। हमसे किसी ने कहा, आप ये समझिए कि अगर चाहे तो हमारे सैटेलाइट को बंद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आप ये समझिए कि अमेरिका चाहे तो आपके सारे बिजली घर, सारे कंप्यूटर, सब कुछ बंद कर सकता है। दूसरी बात आप समझिए, इस देश को ये समझने की जरूरत है, ठीक है चाइना हमसे या तो 2-4 करोड़ पीछे है या हम उससे 5-7 करोड़ आगे हैं। ये हम 85 करोड़ लोगों को, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, घर में बैठ के खिला रहे हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को कर्म कर रहे हैं। फ्री बीज तो नहीं हुआ है। जो रेवड़ी कल्चर है, जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है इस देश में, उसको हक मिलना है, चाहे वो कमजोर वर्ग हो, नहीं मिल रहा, चाहे वो मजबूत। यहाँ तो वोट के लिए किया जा रहा है सब। जो इस देश का वेल्थ क्रिएटर है वो सिर्फ कमा के दे रहा है और सरकारें रेवड़ी बांट रही हैं, रेवड़ी बांट रही हैं। और देश में पैसा वोट खरीदने में इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अभी हमने पिछले 1 साल में तमाम राज्यों में चुनाव हुए, देखा किसी न किसी नाम के सारे एक योजना आती है, कहीं 2000, कहीं 2100, कहीं 2500, कहीं 10,000 दिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी हो गया ऐलान देने के लिए, पता नहीं खजाने में पैसा रहे ना रहे, लेकिन देना है। नहीं, वो आप समझिए, इसमें पांडे जी एक चीज है, जहां सरकार है तो वो उस योजना को लागू कर देती है और लोगों के अकाउंट में पैसा चलाता है। पश्चिम बंगाल में इनके सरकार है नहीं, तो ये लोगों के अकाउंट में तो स्टेट गवर्नमेंट भेजेगी ना पैसा, ये भेज नहीं सकते डायरेक्ट। बस जहां स्टेट गवर्नमेंट थी वहां इन्होंने बिहार में किया था, उन्होंने लाभ दिया, बहुत अच्छा उसको फायदा मिला। किसी को ये उम्मीद थी कि इतना बड़ा मैंडेट आ जाएगा 20 साल की सरकार के बाद। चलिए, आप भी जागरूक रहिए, अपने सुझाव हमें भेजिएगा। हमारा यही है कि देश की अर्थव्यवस्था पे ये 85 करोड़ लोगों की जो योजना है वोट बैंक के तरीके से, इसको सरकार को ख़त्म करना चाहिए। और उस युद्ध का बहुत व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जब ये सब चीज़ें रोक देगा तो आप आने वाले दिनों में देखोगे कि हम लोग बहुत कठिनाई के दौर से गुजरे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।